रीमा चिड़िया और कलुआ कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कव्वे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है। अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आसरा लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घोंसला दिखाई देता है। दोनों जाकर वहां पर दस्तक देते हैं। घोंसला से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आप कौन हो। तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं। हमें अपने घोंसले में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घोंसला कमजोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। हम दोस्त हैं। चलो कव्वे भैया, कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। कव्वे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया, तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कव्वे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रास्ते में कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझे अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कलुआ कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो, मगर ज्यादा करवट ना बदलना। मेरा घोंसला कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। तोते, तुम चिंता ना करो। मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ। एक भी करवट नहीं लूंगा। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी खोखर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, या चिड़िया बहन, मौसम खराब है और रात भी है। तुम यहाँ आ जाओ, इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम अकेले इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घोंसला लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था। नहीं बचेगा मेरा घर, नहीं बचेगा। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घोंसला टूट जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा ऐसी बारिश में? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहां जा रहा हूँ। और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहां से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहां से उड़ता है। लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की। और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहां आ जाता है। कव्वे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया तोते का घर, टूट गया। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कव्वे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने गलती पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहां से चला जाता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे पत्तों के नीचे अपना सर छुपाकर रोने लगता है।
दूसरी तरफ रीमा चिड़िया कबूतर के घर में आराम से रहने लगती है। इस तरह कौवे को उसकी सजा मिल जाती है। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कलुए जी, ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कव्वी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोती और कबूतर भैया, चलो कौवा और कव्वी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहां से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रीमा चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियां हमने जमा की हुई है। गोरी और कलुवे, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं तोते भैया, हम इन कौवा से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं। वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवा और कव्वी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कव्वी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कलुए, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते, तोते, दरवाजा खोलो मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से। जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे, लालची कव्वे। चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कव्वे अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना। मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा रीमा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कव्वे, काले कव्वे, मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक कटोरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो
और मैं, मेरा बेटा और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। इसीलिए तो कव्वे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। इस तरह कौवे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। रीमा चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज़ का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूं। फिर रीमा चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे। मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रीमा की आवाज सुनकर वहाँ पर लाडो आती है। रीमा, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना। देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लाडो, क्यों नहीं, तुम खा कर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर रीमा चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर लाडो को दे देती है। लाडो मजे से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रीमा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अब भी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रीमा का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रीमा ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कलुवे जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियाँ ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कलुवे, हमें रीमा का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गोरी कलुआ के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रीमा चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रीमा चिड़िया दूर से कलुआ को देखकर घबरा जाती है। अरे, ये क्या हो गया कलुवे भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कलुआ कौवे के पास जाती है। अरे कलुवे भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रीमा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गोरी कौवी रीमा के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रीमा इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रीमा के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रीमा, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की है? रीमा, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं, तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रीमा सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता।
सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रीमा चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कलुए जी, मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, रीमा के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गोरी, तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रीमा से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गोरी और कलुआ डर जाते हैं और जल्दी से रीमा के पास जाकर माफी मांगते हैं। रीमा चिड़िया बड़े दिल से माफ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रीमा के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। गुड़िया बेटी, तुम घर में ही रहना, मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मम्मा, आप हर रोज भोजन लेने अकेले जाती हो, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं, इसलिए तुम चुपचाप घोंसले में बैठो, मैं अभी भोजन लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मम्मा, लेकर चलो ना। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें लेकर जाती, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो जंगल के पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें घर खाली दिखता है तो वे दूसरों के घर में रहने लगते हैं। इसलिए तुम मत आओ और यही रहो। मुझे भी तो भोजन लाना सीखना है कि कैसे भोजन लाते हैं। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगी तो फिर कैसे सीखूंगी? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर रीमा अपने बेटी को लेकर भोजन ढूंढने चली जाती है। जाते ही वहाँ पर कालू और गोरी रीमा के घर में घुस आते हैं। अरे कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा घोंसला मिल गया है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गोरी, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। जल्दी ही उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन मिल गया है, चलो अब हम जल्दी अपने घर चलते हैं। रीमा भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले को किसी ने कब्जा किया है। वो आवाज लगाती है, कौन है मेरे घर में? जल्दी से बाहर निकलो। रीमा की आवाज सुनकर गोरी बाहर आती है। चिड़िया, क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे उसे भोजन खिलाना है। बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, जिस घर में आप रहने आ गई हैं, ये घर मेरा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे घर को खाली कर दो, जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, तू यहाँ रह रही थी तो हम क्या करें? मुझे तो ये घर खाली मिला, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अब हम इस घर में किसी को नहीं आने देंगे। ये घर अब हमारा है। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। गोरी, क्या हुआ? क्या बोल रही है ये चिड़िया? देखो ना कालू जी, ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये कह रही है कि ये इसका घर है और हम इसे खाली कर दें। गोरी, हम इस घर को कैसे खाली कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए थे तब ये खाली था, इसीलिए हम इसमें रहने लगे। चल छोटी चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रीमा उनकी बातें सुनकर डर जाती है और सोचती है कि अब इन कौवों से कौन झगड़ेगा। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, देखा गुड़िया बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी कोई घर कब्जा कर लेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, तोते भैया के घर चलते हैं और वहाँ रहेंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बेटी को लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोता अपने घर के बाहर ही बैठा था। रीमा उससे कहती है, सुनो तोते भैया, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को अपने घर में रख लो। कालू और गोरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर को खाली नहीं कर रहे हैं। रीमा, तुम और तुम्हारे बेटी कहाँ चले गए थे जो कौवों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम घर में नहीं थी क्या जब वो आए थे? तोते भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी कि वो भी मेरे साथ जाएगी भोजन लेने, इसलिए मैं अपने बेटी को लेकर भोजन लेने चली गई। और जब मैं वापस आई तब तक तो कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो उसमें रहने लगे। रीमा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में रहने दो, और हाँ, तुम भी रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी,
बस जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है और कुछ भोजन तोते और उसकी पत्नी को भी देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दाना देने के लिए। वैसे हम तो अभी भोजन लेने ही जा रहे थे, फिर तुमने हमें क्यों दिया? तुम अपने बच्चों को ही खिला देती। कोई बात नहीं तोते भैया, अब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। मैं अब कहाँ से सूखी लकड़ियाँ ढूंढूं? यहाँ तो हर तरफ घास है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। उनके यहाँ तो चूल्हा जलता है, तो उनके पास लकड़ियाँ जरूर होंगी। रीमा किसान की पत्नी के पास जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर बैठी थी। माँ जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए जिनसे मैं अपना घोंसला बना सकूं। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, तुम ले जाओ और अपना घोंसला बना लो। चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर वापस आती है और अपना घोंसला बनाती है। जब उसका घोंसला बन जाता है तो वो अपने बच्चों को तोते के घर से लेने जाती है और उन्हें ले आती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी आराम से रीमा के घोंसले में बैठे हुए थे। तभी कालू गोरी से कहता है, अरे गोरी, चलो ना झरने के पास चलते हैं। अगर हम लोग झरने के पास गए तो हमारा घोंसला कोई और पक्षी आकर चुरा लेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे गोरी, तुम इतना क्यों चिंता करती हो? हमारा जग्गू है ना, उसको घर पर ही रखेंगे। हम दोनों झरने के पास जाएंगे, कोई भी पक्षी हमारे घोंसले में नहीं घुस आएगा। कालू और गोरी के जाते ही वहाँ पर चील और उसका पति आ जाते हैं। पति जी, आज तो हमें बना बनाया हुआ घोंसला और खाना मिल गया है। हाँ माही, अब तो किस बात की देरी, चलो पेट भर खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोरी और कालू के बेटे को मारकर खा जाते हैं। खाकर आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी झरने के पास आराम से सो रहे थे। तभी उनके पास भागा भागा कबूतर आता है। कालू, तुम दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ सो रहे हो? वाह, तुम्हारे बेटे जग्गू को घर में अकेले देखकर चील ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और खा गई, और तो और तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया। लगता है जो तुम दोनों ने चिड़िया के साथ किया, ये उसी की सजा मिल रही है। कबूतर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। फिर जब पति पत्नी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जग्गू के पंख खून से लथपथ घोंसले के बाहर बिखरे पड़े हैं और घोंसले के अंदर चील आराम से सो रही थी। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। ऐसे उन दोनों कौवों को अपनी गलती की सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। रीमा चिड़िया खिलौने बनाने के फैक्ट्री में काम करती थी। वो उन दिनों बीमार रहने लगी थी। चिड़िया बहन, तुम्हें घर में बैठकर आराम करना चाहिए। तुम बहुत बीमार हो, तुम ऐसे ही कब तक फैक्ट्री में आकर काम करते रहोगी? हरियाली बहन, अगर मेरे बेटे कुकू को कुछ काम मिल जाएगा तो फिर मैं घर में बैठकर आराम ही आराम करूंगी। फिर उस दिन चिड़िया फैक्ट्री में काम खत्म करके अपने घर आती है। क्या बात है कुकू बेटा, क्या आपको कुछ काम मिला? नहीं माँ, मैं हर दिन जंगल के पक्षियों के पास जाकर काम मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी पक्षी मुझे काम देने से मना कर रहा है। कुकू बेटा, तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त कबूतर के पास जाओ। वो दूसरे जंगल में रहता है और वो बच्चों की चीज़ें बनाता है, जैसे कि कॉटन कैंडी। तुम कबूतर चाचा के पास जाकर कॉटन कैंडी कैसे बनाते हैं वो सब सीख कर आना। हाँ माँ, मैं कल ही चाचा कबूतर के पास जाऊंगा। फिर दूसरे दिन कुकू अपना जरूर का सामान लेकर चाचा कबूतर के पास चला जाता है। फिर कबूतर कुक्कू को रंग बिरंगे चीनी बनाना सिखाता है। देखो कुक्कू बेटा, हमें इस रंग बिरंगे चीनी को अच्छे से पकाना है, फिर धूप में सुखाकर इससे कॉटन कैंडी बनाना है। फिर कबूतर कुकू कॉटन कैंडी मशीन के पास ले जाता है और उसे कॉटन कैंडी बनाना सिखाने लगता है। कुक्कू बेटा, सूखा हुआ लाल चीनी इस मशीन में डालना है, फिर हमें एक लकड़ी के मदद से कॉटन कैंडी इकट्ठी करनी है। फिर कुकू वो सब सीखने के बाद कबूतर चाचा के साथ जाकर उसे बेचना भी सीख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो वापस अपने घर आ जाता है। रीमा चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है।
कुकू बेटा, मैं तुम्हारा लौटने का ही इंतजार कर रही थी। माँ, मैंने कबूतर चाचा से सब कुछ सीख लिया है। कैसे कॉटन कैंडी बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। फिर देर किस बात की? कुकू बेटा, तुम कल से ही कॉटन कैंडी बनाकर हमारे जंगल में बेचना शुरू कर दो। हाँ माँ, मैं कल से ही ये काम करना शुरू कर दूंगा। फिर कुकू गुलाबी रंग वाला चीनी बनाता है। फिर जैसे कबूतर चाचा ने बोला था, उस चीनी को कॉटन कैंडी के मशीन में डालकर कॉटन कैंडी बना लेता है। ऐसे ही कुछ ही देर में कुकू बहुत सारे कॉटन कैंडी बना लेता है। फिर उन कॉटन कैंडी को लकड़ी पर टांगकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगता है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई कुकू से कॉटन कैंडी खरीद कर खाने लगता है। फिर उसने उसे दिन जितने भी पैसे कमाए थे, सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। फिर रोज जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेच रहा था और कुकू पैसे अच्छे से कमा रहा था। ऐसे ही एक दिन रीमा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ है माँ? उठिए माँ। कुकू जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ ले आता है। कुकू बेटा, तुम्हारी माँ को फालिज का अटैक हुआ है। अब तुम्हारी माँ का आधा शरीर काम करना बंद हो चुका है। क्या? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहिबा, क्या मेरी माँ ठीक हो सकती है? हाँ कुकू, तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। जितने पैसे लगते हैं चलेगा। आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। दूसरे दिन ही कुकू अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। अपनी माँ का इलाज के लिए कुकू अपने घर को कल्लुआ कौवे को बेच देता है। फिर कुकू कॉटन कैंडी बेचते हुए एक जगह बैठकर रोने लगता है। लगता है जब मेरी माँ ठीक होकर अस्पताल से वापस आएगी तो वो कहाँ रहेगी? उनके लिए तो उनका घर ही सब कुछ था। उसका रोना देखकर वहाँ से गुजरती हुई लाल परी उसके पास आती है। क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? फिर कुकू लाल परी को सारी बात बताने लगता है। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? लाल परी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को पालूंगा, लेकिन मेरी माँ को सुरक्षित रखने के लिए मुझे एक घर चाहिए। अच्छा, बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर देती हूँ। लाल परी कुकू के लिए एक सुंदर और मजबूत सा कॉटन कैंडी घर बनाकर देती है। लाल परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ के साथ इस घर में आराम से रह सकता हूँ। कुकू, तुम अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रखना। माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों को ऊपर वाला भी हमेशा मदद करता है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रीमा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। कुकू बेटा, ये तो कॉटन कैंडी का घर है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? फिर कुकू अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसने उसके इलाज के लिए घर बेच दिया और कैसे एक दिन लाल परी जाकर उसे एक कॉटन कैंडी घर दे गई। चलो अच्छा है कुकू बेटा, ऊपर वाले ने हमारे लिए लाल परी को भेजा होगा। माँ, अब मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से आपका ध्यान भी रखूंगा। उस दिन के बाद कुकू चिड़ा जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेचकर अपनी माँ रीमा के साथ कॉटन कैंडी के घर में खुशी खुशी से रहने लगता है।